बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, रेडियो एक्टिविटी। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आप अपनी बुक में देखें तो आपको सारी थ्योरी की ही लाइंस नज़र आएंगी। तो जिन थ्योरी की लाइंस को स्टूडेंट्स देख के घबरा जाते हैं, वो समझते हैं कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल होगा, कौन पढ़े, कौन इसको तैयार करे, लिहाजा इस टॉपिक को छोड़ दो, इसमें से कुछ नहीं आना। ऐसा नहीं है। याद रहे आपके बोर्ड के पेपर में इस टॉपिक से या तो एमसीक्यू आएगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हर हाल में आएगा। तो आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल तैयार करें। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सिर्फ 20 मिनट्स की कुर्बानी देते हैं, पूरी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनते हैं, समझते हैं, साथ साथ चीज़ें नोट करते हैं, जो कुछ मैं बताऊंगा सिर्फ यही आपने तैयार करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 मिनट के बाद आपको ये खुद फील होगा कि भाई ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है, सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक ही यही है। तो इसमें से फिर जो भी आएगा वो इंशाल्लाह आपको आता होगा। बस शर्त यह है कि आप 20 मिनट्स यहाँ पर पूरी तवज्जो के साथ बैठें, सीरियस होकर इस लेक्चर को नोट करें, समझें। ठीक है जी। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी, रेडियो एक्टिविटी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन ही है। तो जो पहला एमसीक्यू आपने इस टॉपिक से तैयार करना है, उसको चाहें तो आप बुक पे भी मार्क कर सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ से बनेगा। वो एमसीक्यू ये है कि इन 1896 में जो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई वो किसकी तरफ से की गई, किसने बताई। तो डियर स्टूडेंट्स, वो फिर यहाँ पे पहले आप लिखेंगे, फर्स्ट एमसीक्यू आपका ये बनेगा कि इन 1896 साथ साथ नोट करते जाए, 1896 में रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी का पहला एमसीक्यू बनेगा, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय इस साइंटिस्ट का नाम नहीं भूलना डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल, ये वो साइंटिस्ट हैं जिनकी तरफ से सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो ये आपका पहला एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, इसको याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हेनरी बैक्यूरेल हैं, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब है चमकदार ऑब्जेक्ट्स। तो चमकदार ऑब्जेक्ट्स पे ये कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। अब उन्होंने क्या देखा वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर मैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करूँ तो ये दो तरह के होंगे, नंबर 1 फ्लोरेसेंट और नंबर 2 फास्फोरेसेंट। अब इनको कैसे समझें? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने इसी तरह से याद रखना है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने फ्लोरेसेंट को इस तरह से समझना है कि ये एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप यूवी रेडिएशंस को फॉल करते हैं, यूवी रेडिएशंस आम आंख से नज़र नहीं आती, ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यूवी रेडिएशंस को फॉल करें तो वो ऑब्जेक्ट उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ देर के बाद वही ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी रेडिएशंस एमिट करे जो कि विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही हो, तो फिर वो ऑब्जेक्ट आपको ग्लो करता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये कहलाएगा फ्लोरेसेंट। अब इसमें एग्जांपल कौन सी लें? तो एग्जांपल मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया, करेंसी नोट। ये जो आपके पास कागज़ के नोट होते हैं, 10 वाला, 20 रुपीज़ वाला नोट है ना, 50, 100, 500, 1000, 5000। तो इस पे कभी आपने गौर किया, इसके अंदर आपको एक तार दिखाई देती है, वो जो तार है, वायर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बनी होती है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसको धूप में लेके जाते हैं तो क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की कि जब ऑब्जेक्ट पे यूवी रेडिएशंस फॉल करेंगी तो वो ऑब्जेक्ट उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ देर के बाद ऐसी रेडिएशंस एमिट करेगा
कि जो विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही होंगी, तो फिर वो ऑब्जेक्ट आपको चमकता हुआ, ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। तो फिर वो तार आपको चमकती हुई दिखाई देती है। तो ये है बेस्ट एग्जांपल फ्लोरेसेंट को समझने के लिए। ठीक है जी। अब उसके बाद फास्फोरेसेंट को कैसे याद रखें, कैसे समझें? तो डेस्टिनेशन इसमें आपने ये याद रखना है कि ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की कि जब एक ऑब्जेक्ट के करीब कोई लाइट का सोर्स रखा जाता है, अब यहाँ पे यूवी रेडिएशंस का फॉल करना नहीं कहना, जब एक ऑब्जेक्ट के करीब कोई लाइट का सोर्स रखा जाए, फिर कुछ देर के बाद उस लाइट वाले सोर्स को हटा लिया जाए, दूर कर लिया जाए, फिर वो ऑब्जेक्ट ऐसी रेडिएशंस एमिट करे जो कि विजिबल रीजन के अंदर लाई करती हो, तो फिर वो ऑब्जेक्ट भी आपको ग्लो करता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये कहलाएगा फास्फोरेसेंट। अब इसमें एग्जांपल क्या याद रखेंगे? सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेडियम वॉचेस, चमकती हुई दिखाई देती है ना, तो ये आप एग्जांपल इसमें मेंशन करेंगे। बस इतना आपने इन दोनों को समझने के लिए याद रखना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि भी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे हेनरी बैक्यूरेल, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि डियर स्टूडेंट्स, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आसान भाषा में आपको समझा देंगे। He discovered that uranium salt crystal emit an invisible radiations that can darken a photographic plate. He also observed that the radiations had the ability to do ionize a gas. क्या मतलब? Dear students, हेनरी बैक्यूरेल जो है, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल है, यहाँ से कुछ निकल रहा है। भाई वो रेडिएशन से निकल रही थी, और जो कुछ निकल रहा है ना, वो आम आँख से नज़र नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल से कुछ रेडिएशन से निकल रही हैं जो कि इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं दे रही। तो उसने कहा यार इनका पता तो लगा, ये क्या निकल रहा है आखिर। तो फिर उसने क्या किया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट पे उन रेडिएशंस को फॉल करवाया। अब फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म को आप इस तरह से याद रखें कि पहले के दौर में आपको याद होगा कि रील हुआ करती थी, रील्स याद है, जो कैसेट के अंदर या जो पहले के ज़माने में वीसीआर होते थे, मूवियाँ चलती थी, सही है। तो उनके अंदर जो रील होती थी, उस रील को अगर आप धूप में करते थे ना, तो आपके अंदर छोटे छोटे इमेजेस नज़र आते थे। वो जो बेसिकली रील थी ना, उसी को फोटोग्राफिक प्लेट ही समझे, सही है। तो उसने फोटोग्राफिक प्लेट पे इन रेडिएशंस को फॉल कराया, तो देखा कि वहाँ पे डार्कनेस प्रोड्यूस हो गई है। उसने कहा यार वाकई कोई चीज़ थी जो हमको लग रहा था कि यहाँ से कुछ निकल रहा है यूरेनियम के एलिमेंट से, तो वो तो वाकई कुछ है। अब वो किस तरह की रेडिएशंस थी ये भी उसने बाद में पता लगाया, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये, लेकिन अभी आप यहाँ पे रहें कि जब उसने देखा कि वहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म पे इनके पढ़ने से डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही है, उसने कहा वाकई यार कुछ है। फिर उसने आगे साथ में ये भी ऑब्जर्व किया, he also observed that the radiations had the ability, कि ये जो रेडिएशंस निकल रही है ना इनविजिबल, इनके पास ये एबिलिटी है किस चीज़ की? टू आयोनाइज अ गैस, ये गैस को आयोनाइज कर सकती हैं। तो गैस को आयोनाइज करने की इनके पास एबिलिटी है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ देखने के बाद इन्होंने जो आपको रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन बताई है कि आप भाई शॉर्टकट बस ये याद रख लें, जब भी रेडियो एक्टिविटी का नाम आए, जिक्र हो, तो आपने बस ये उसको बता देना है या डिफाइन इस तरह से कर लेना है। तो फिर हेनरी बैक्यूरेल के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? तो इन्होंने ये कहा कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी। अब इस बात को समझे, इन्होंने कहा कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस की तरफ से जो रेडिएशंस का एमिट होना है स्पॉन्टेनियसली, ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। अनस्टेबल न्यूक्लियस की तरफ से जो रेडिएशंस का एमिट होना है स्पॉन्टेनियसली, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? क्यों वो कह रहा है? क्योंकि वो हैरान हुआ ना कि यार यूरेनियम के एलिमेंट से खुद ब खुद रेडिएशन से निकल रही हैं। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद शुरू हो, उसको स्टार्ट होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, ये किसी का मोहताज नहीं है। ऐसा प्रोसेस है जो किसी का मोहताज नहीं है कि इसको स्टार्ट करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़े ना, खुद ब खुद हो रही है रेडिएशन से एमिट।
तो ये बड़ा हैरान कुन मामला था उसके लिए। वो हैरान हुआ कि यार ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा है, वाह वाह वाह, कमाल हो गया। तो फिर से सुने, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ से रेडिएशंस क्या हो रही होती है, एमिट हो रही होती है। तो ये कहलाता है आपके पास रेडियो एक्टिविटी। अब मैंने यहाँ पे रेडिएशन से मुराद बतानी है आपको। तो रेडिएशन से मुराद याद रखिएगा, पार्टिकल्स आर हाई एनर्जी फोटॉन। अब हाई एनर्जी फोटॉन मैंने इसे लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको बताएंगे कि हाई एनर्जी फोटॉन भी एमिट हो सकते हैं एलिमेंट से। क्लियर ना, हो रहे थे, ये भी पक्की बात है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया रेडिएशन से मुराद या पार्टिकल्स होंगे या फिर हाई एनर्जी फोटॉन एमिट हो सकते हैं। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, एंड द एलिमेंट्स विच एमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जिन एलिमेंट से ये इस तरह की रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी, पार्टिकल्स या हाई एनर्जी फोटॉन, तो वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिख के दिया, यही आप तैयार करेंगे। ठीक है, अब जरा हम गौर करते हैं ये जो हमने वर्ड यूज किया अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इससे क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट्स, अनस्टेबल न्यूक्लियाई से मुराद यही है कि ऐसे एलिमेंट जिनसे रेडिएशन से खुद ब खुद निकल रही हो, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, अब ज्यादातर जो अभी तक न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल ही हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रिमेंबर, याद रखिएगा, अब तक जो मोस्ट न्यूक्लियाई हैं वो कौन से हैं, अनस्टेबल है। स्टेबल की तादाद कम है, अनस्टेबल की तादाद ज्यादा है। और इन अनस्टेबल न्यूक्लियाई से आप फायदा भी ले सकते हैं और ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके तो कंट्रोल में है नहीं। ये तो अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे छुपे हुए हैं, तो वहाँ से आप एटम बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, तो किसी मुल्क पे हमला करने के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं इनकी तादाद ज़्यादा है, जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनकी तादाद कम है, ये जहन में रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि फलां जो एलिमेंट है ये अनस्टेबल है और फलां नहीं है। तो बस आपने एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, एलिमेंट्स हैविंग चार्ज नंबर Z ग्रेटर देन 82, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ग्रेटर हो, वो सारे के सारे एलिमेंट अनस्टेबल में जाएंगे। तो फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, MCQ भी बन सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि जिन एलिमेंट्स का चार्ज नंबर यानी कि Z एटॉमिक नंबर से इसको डिनोट किया जाता है, वो 82 से ग्रेटर होगा। ये ग्रेटर देन का सिंबल है। 82 से जिनका चार्ज नंबर ज़्यादा होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, अनस्टेबल एलिमेंट्स होंगे, न्यूक्लियाई होंगे। क्लियर हो गया जी। चलें जी, अब डियर स्टूडेंट जब ये उन्हें सारी चीज़ बताई तो इसी दौरान दो न्यूक्लियाई और ऐसे न्यूक्लियाई थे या एलिमेंट थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिनसे इस तरह का बिहेवियर शो हो रहा था, यानी कि खुद ब खुद रेडिएशंस एमिट हो रही थी। तो वो सबसे पहले किसने देखा और किसने बताया, ये आपसे पूछा जा सकता है। और वो दो एलिमेंट कौन से हैं जिनसे इस तरह की खुद ब खुद रेडिएशंस एमिट हो रही थी, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर MCQ में पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया नोट कि आपने याद रखने 2 और न्यू एलिमेंट्स थे इस चीज़ के बाद, यूरेनियम के बाद देखा गया। वो एलिमेंट्स कौन से थे, नंबर 1 पहले याद रखने, फिर बताता हूँ किसने देखा। नंबर 1 प्लोनियम, इस एलिमेंट को जब देखा गया तो यहां से भी रेडिएशंस एमिट हो रही थी। और नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे रेडियम। ये और 2 न्यू एलिमेंट थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिनसे रेडिएशंस एमिट हो रही थी। अब ये किन्होंने देखा, किन्होंने ऑब्जर्व किया और बताया कि भाई ये 2 जो एलिमेंट हैं यहां से भी रेडिएशंस एमिट हो रही है खुद ब खुद। वो डियर स्टूडेंट्स आपको बताया, देखें, डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी एंड पेरे क्यूरी। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, ये फीमेल है और ये मेल है। ये जो पेरे क्यूरी है ये इनका हस्बैंड है। ठीक है, तो ये 2 साइंटिस्ट हैं, मैरी क्यूरी एंड पेरे क्यूरी, जिन्होंने आपको बताया कि भाई 2 और भी हमारे पास न्यू एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे रेडिएशंस खुद ब खुद एमिट होती हैं। वो कौन से 2 न्यू एलिमेंट हैं, पोलोनियम एंड रेडियम। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में पूछा जा सकता है। इसको अच्छे तरीके से ताकि देखिए कोई मुश्किल लग रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे याद रखें, ये जो मैरी क्यूरी थी इसके अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिविटी क्या है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन थी ना हेनरी बेकवेल के अकॉर्डिंग। तो मैरी क्यूरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो इन 2 एलिमेंट में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई ये 2 एलिमेंट भी रेडियो एक्टिविटी के अंदर आ रहे हैं, मतलब यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रही है।
तो इन्होंने ये कहा कि द प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय सम एलिमेंट्स वाज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इन्होंने कहा भाई एक ऐसा प्रोसेस है जहां से रेडिएशंस एमिट होती हैं, कुछ एलिमेंट से रेडिएशंस का एमिट हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। इन्होंने ये बात की, बस किसके अकॉर्डिंग? मैरी क्यूरी के अकॉर्डिंग। चलो जी, ये भी अगर पूछा जाए कि मैरी क्यूरी के अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशन क्या थी रेडियो एक्टिविटी की, तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। क्लियर? अब डेफिनेशंस बड़े दो इंपॉर्टेंट मीनिंग बताने जा रहा हूँ। एक मीनिंग आपको बताऊंगा हेनरी बैकवेल के अकॉर्डिंग, दूसरा स्पॉन्टेनियस का मतलब, और एक बताऊंगा आपको कि मैरी क्यूरी जब इन दो एलिमेंट पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने जो चीज़ बताई वो फिर क्या चीज़ थी वो भी देखिएगा। तो सबसे पहले हेनरी बैकवेल के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस का एक दूसरा मतलब भी था, वो ये था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है। दूसरा मीनिंग बता रहा हूँ, पहले तो आपको ये बताया ना कि खुद ब खुद, वो तो बिल्कुल ठीक है, ओके, याद रखना है उसको। अब हेनरी बैकवेल ने ये भी बात की कि भी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि किस टाइम में कौन सा एलिमेंट या एटम पहले डिके कर जाएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप नहीं बता सकते कि किस टाइम में कौन सा एटम पहले डिके कर जाएगा, ये आप नहीं बता सकते। तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, हैरान करने वाली बात है कि भी आप कभी भी नहीं बता सकते कि किस टाइम में कौन सा एटम पहले डिके कर जाएगा। ये इन्होंने बात की। मैं उसका मिसाल समझाता हूं कि देखो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 5 एटम्स हैं, अब इनकी नंबरिंग मैंने दी हुई है 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे पूछूं कि यार इनमें से, इन एटम में से पहले कौन सा एटम डिके कर जाएगा, तो आप सोच रहे होंगे पहले वाला पहले करेगा, फिर दूसरे वाला करेगा, फिर तीसरे वाला करेगा। ऐसा नहीं है, आप कभी भी नहीं बता सकते कि इनमें से किस टाइम में कौन सा एटम पहले डिके कर जाएगा, आप कभी भी नहीं बता सकते। जिसकी वजह से हेनरी बैकवेल कह रहा है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बस में नहीं है, ये खुद ब खुद हो रहा है। तो फिर डिफरेंस याद रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि पहले ये वाला एलिमेंट या एटम जो है ये डिके कर जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि पहले ये वाला डिके कर जाए, सही है ना। और अगर आप इसके बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पहले ये वाला डिके करेगा, तो हो सकता है ये वाला ना कर जाए, पहले ये वाला डिके कर जाए। तो उसने कहा आप कभी भी नहीं बता सकते कि किस टाइम में कौन सा एटम पहले डिके करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कभी भी नहीं बता सकते। तो इसीलिए उसने कहा कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सारी बात का निचोड़ बता रहा हूं, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और साथ में उसने कहा किस टाइम में कौन सा एटम पहले डिके करेगा, तो इसका मतलब तरतीब तो कोई है ही नहीं, तो फिर ये एक रैंडम प्रोसेस है। ये दो लफ्ज़ डियर स्टूडेंट्स आपके पूरे टॉपिक को कंट्रोल कर रहे हैं और आपको हैरान भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी बात का जो निचोड़ है वो यही है कि भाई हेनरी बैकवेल ने कहा कि जो रेडियो एक्टिविटी है ये ख़तरनाक प्रोसेस है, ये हैरान करने वाला प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है, तो आपके कंट्रोल में ही नहीं आता, आप कुछ बता ही नहीं सकते, बस जो कुछ हो रहा है खुद ब खुद हो रहा है, बाय नेचर। क्लियर? तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैरी क्यूरी के अकॉर्डिंग जब वो पोलोनियम और रेडियम पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात बताई कि ये जो रेट ऑफ डिके चलता है, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि कहीं पे आप टेम्परेचर या प्रेशर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो क्या मतलब है कि रेडिएशंस कम या ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएंगी? ना 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 ना, उसने कहा इस चीज़ पे ये डिपेंडेंट नहीं करती। तो फिर याद रखिएगा, मैरी क्यूरी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर 1 बेटे टेम्परेचर, ये भी एमसीक्यू है, टेम्परेचर, और नंबर 2 प्रेशर। कि इनको अगर आप चेंज कर दें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह से वो रेडिएशंस पहले एमिट कर रहा था बाद में भी उसी तरह से करता रहेगा। तो ये बातें सारी डिफरेंस आपने याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये मैरी क्यूरी जो है ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, किस पे कर रहे थे जी? रेडियम 88 मास नंबर और पोलोनियम 84। तो देखें इनका चार्ज नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा है। अब डिफरेंस जो हेनरी बैक्यूरेल ने फोटोग्राफिंग प्लेट पे इन रेडिएशंस को
फॉल करके देखा कि वहाँ पे डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही है, तो उसने खोज लगाई कि ये रेडिएशंस किस तरह की हैं, कैसी रेडिएशंस है। तो फिर वो रेडिएशंस 3 तरह की एमिट हो रही थी। तो आप याद रखेंगे कि जो रेडिएशंस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट हो रही हैं वो 3 तरह की एमिट हो सकती है। या फिर आसान भाषा में यूँ याद रखें कि जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने लगता है तो वो 3 तरह की रेडिएशंस एमिट कर सकता है। नंबर 1 अल्फा रेडिएशन, नंबर 2 बीटा और नंबर 3 गैमा रेज, हाई एनर्जी फोटॉन। हाई एनर्जी फोटॉन आ गया ना गैमा। तो 3 तरह की रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं, अल्फा, बीटा और गैमा रेज। तो फिर यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन ही बना दिए हैं ताकि अगर पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में रिएक्शन मेंशन करें तो फिर आप उसको इजीली लिख सकें। अदरवाइज ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लिख दें कि 3 टाइप्स की रेडिएशन एमिट हो सकती हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। अब डियर्स मैंने यहाँ पे इसीलिए ये मेंशन किए हैं रिएक्शंस कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, यूरेनियम। अब यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे तो ये वाला चीज़ या जो एलिमेंट था अब वो चेंज हो जाएगा, यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें पहले यहाँ पे क्या है, यूरेनियम। अब यहाँ पे देखें एक न्यू एलिमेंट आ गया। तो जब अल्फा रेडिएशंस यहाँ से एमिट हो रही होंगी तब वो एलिमेंट वही नहीं रहेगा बल्कि वो एक न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये रिएक्शन के प्रोसेस में या रिएक्शन के टाइम चल रहा होगा कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा और रेडिएशंस भी एमिट हो रही होंगी। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। तो हीलियम क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। इसी तरह यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे क्या है, बीटा रेडिएशंस यानी कि इलेक्ट्रॉन। इसकी जगह आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो इस केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो फिर वो एलिमेंट देखें दूसरे एलिमेंट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो बीटा रेडिएशंस भी एमिट हो सकती हैं। और इस केस में देखें तो यहाँ पे गैमा रेडिएशंस या गैमा रेज एमिट हो रही है। देखें वो भी यूरेनियम 238 92, ये भी यूरेनियम 238 92। और यहाँ पे देखें गैमा रेज हाई एनर्जी फोटॉन, तो उस पर तो चार्ज क्या होता है, 0। तो फिर ये 0 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से गैमा रेडिएशंस भी एमिट हो रही है, गैमा रेज एमिट हो रही है। तो 3 तरह की रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं, उनके रिएक्शन भी इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। अब उसने ये 3 तरह की रेडिएशंस कहाँ देखी, तो उसने छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या किया कि एक सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैक्यूम चैम्बर, और उसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब यहाँ से रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी, तो उसने इस तरह की सेटिंग करके यहाँ से देखा कि भाई रेडिएशन जब एमिट हो रही है तो यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा दिया। यानी कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे क्लास 10th में था मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला शो किया गया था। तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब ये रेडिएशंस ऐसे निकली तो उसने देखा कि कुछ रेडिएशंस बिल्कुल सीधा फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ रही हैं, इधर उधर डिफ्लेक्ट या बेंड नहीं हो रही, और कुछ रेडिएशंस इस तरफ बेंड हो रही हैं और कुछ इस तरफ बेंड हो रही हैं। तो फिर वो समझ गया क्या कि जो रेडिएशंस बिल्कुल सीधा जा रही हैं, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उन पे इसका मतलब चार्ज कोई नहीं है, क्योंकि चार्ज होता तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ज़रूर रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती। जब उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब उन रेज के ऊपर चार्ज नहीं है। तो वो फिर समझ गया कि सीधा जाने वाली जो रेज हैं ये कौन सी हैं, ये गैमा रेज हैं, क्योंकि इन पे चार्ज ही नहीं है। देखो है नहीं है। फिर उसके बाद उसने देखा कि कुछ रेडिएशंस इस तरफ जा रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही है, और वो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा है। क्यों? तो उसने इसको क्या नाम दिया, वो समझ गया कि भाई पॉजिटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर इधर जाने वाली जो रेज थी या रेडिएशंस थी उनको उसने नाम दे दिया बीटा का, कि ये क्या है, बीटा रेज। क्यों डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि बीटा पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है ना। तो फिर वो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो ये रेडिएशंस देखें पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये आगे बीटा पार्टिकल्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कुछ रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही थी, तो इनको उसने नाम दे दिया अल्फा पार्टिकल्स का। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है, हीलियम, तो उस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा। तो फिर ये देखें ये रेडिएशंस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो हम समझ गए कि ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो 3 तरह की रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। अब यहाँ पे गौर करें, अल्फा रेडिएशंस की डिफ्लेक्शन क्या है, कम। क्यों? क्योंकि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम प्रोड्यूस होगी, जिसका मैस कम होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्शन कम शो की जा रही है।
क्यों कम हुई? क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है। ठीक है जी। तो ये डियर स्टूडेंट्स उसने ऑब्जर्व किया कि 3 तरह की रेडिएशन एमिट हो सकती है। तो बस ये आपका टॉपिक था, इतना ही सिर्फ आपने याद रखना है, तैयार करना है। देखिए क्या इस टॉपिक में मुश्किल है। सबसे पहले डेफिनेशन या फिर छोटा सा एमसीक्यू की डिस्कवरी, वो आपने याद रख लिया। हेनरी बेकरल वो कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। 2 तरह के ल्यूमिनस होते हैं, फ्लोरेसेंट, फास्फोरेसेंट। उसकी मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दी और थोड़ा सा बता भी दिया कि फ्लोरेसेंट से क्या मुराद है, फास्फोरेसेंट से क्या मुराद है। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल से कुछ रेडिएशन एमिट हो रही थी जो कि इनविजिबल थी। उनको फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉल करवाया तो वहाँ पर डार्कनेस प्रोड्यूस हो रही थी। फिर उसने साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि वो रेडिएशन जो है वो हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी रखती हैं। तो फिर इसका मतलब वो एबिलिटी रखती हैं गैस को आयोनाइज करने की। फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें खुद ब खुद चीज़ स्टार्ट हो रही हो। तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियर की तरफ से जो रेडिएशंस का एमिट होना है ये रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। और ऐसे एलिमेंट जिनके इस तरह की रेडिएशंस एमिट होती हैं, पार्टिकल या हाई एनर्जी फोटॉन, तो उन एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ज़्यादातर आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियर हैं और कम स्टेबल की तादाद है। वो एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 से ज़्यादा हो वो सारे के सारे अनस्टेबल होंगे। फिर उसके बाद 2 और न्यू एलिमेंट है, पोलोनियम और रेडियम, जिनके बारे में बताया किसने, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने, कि भाई ये भी एलिमेंट रेडिएशंस को एमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैरी क्यूरी हमने डेफिनेशन की रेडियो एक्टिविटी की, एक ऐसा प्रोसेस है जो कुछ एलिमेंट से रेडिएशंस का एमिट होना, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ एलिमेंट से रेडिएशंस एमिट होती हैं, ये क्या कहलाती है, मैरी क्यूरी के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिविटी कहलाती है या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। फिर हमने 2 पॉइंट्स याद रखे। हेनरी बेकरल क्या कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा, दूसरा मीनिंग उसका कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कभी भी नहीं बता सकते कि किस टाइम में कौन सा एटम पहले डिके कर जाएगा, ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो वो मैंने आपको तरतीब यहाँ पे बताई। साथ में उसने कहा कि ये एक रैंडम प्रोसेस है। तो सारी बात का निचोड़ क्या था कि ये एक स्पॉन्टेनियस और रैंडम प्रोसेस है। तो ये हैरान करने वाली बात थी। मैरी क्यूरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिके हो रहा है एलिमेंट्स की तरफ से, क्योंकि इन दोनों पे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे ना, इनके बारे में आपको बताया था। तो उसने कहा जो यहाँ पे हमने देखा है वो ये देखा है कि रेट ऑफ डिके जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरफ से वो इनडिपेंडेंट है किस पे, प्रेशर और टेम्परेचर पे, कि इनकी वैल्यू चेंज करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है। तो फिर 3 तरह की रेडिएशन एमिट हो सकती हैं जो कि हेनरी बेकरल ने बताया। वो 3 तरह की रेडिएशन कौन सी हो सकती हैं, इसमें देखें तो अल्फा आ रहा है, इसमें देखें तो बीटा आ रहा है, उसमें देखें तो गैमा आ रहा है। तो 3 तरह की रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। फिर किस तरह से उसने ऑब्जर्व किया, यहाँ से एक आपके पास वैक्यूम चैम्बर के अंदर लेड ब्लॉक जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियर रखा गया, 3 तरह की रेडिएशंस निकल रही होंगी। जो सीधा जाने वाली रेडिएशंस होगी वो इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी, इसका मतलब उस पर चार्ज नहीं है, तो वो थी गैमा रेज। और जो इस तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसका मतलब आप समझ गए कि वो बीटा पार्टिकल्स थे, क्योंकि बीटा पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट